आज लाजी की क्लास में हम लोग निरुपाधिक तर्क वाक्य की संरचना, उसकी अवस्था, आकृति, परंपरागत विरोध वर्ग और उसके बाद भारतीय तर्कशास्त्र में प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, अनुमान के प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास पढ़ेंगे। देखिए, पिछली क्लास में आपने वो सारे टॉपिक पढ़े थे जो आपके किताब में बहुत कम दिए होते हैं। आज की क्लास में आप वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आज की क्लास में आप वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं। एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन इतने ही टॉपिक से बनते हैं। 3 के आप 4 क्वेश्चन तक कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन जो होते हैं इसी पोर्शन से बनते हैं, जिसमें निरुपाधिक तर्क वाक्य संरचना, परंपरागत विरोध वर्ग, अवस्था, आकृति से लगभग 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बन जाएगा और भारतीय में से 2 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आपके इतने ही टॉपिक में से बनते हैं और जो आपने पिछले में पढ़ा है उससे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कुल मिलाकर के जो 5 क्वेश्चन का रेशियो है उसमें अधिक से अधिक इसी में से बनेंगे और कम से कम पिछले क्लास वाले में से। तो अब एक एक करके अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक निरुपाधिक तर्क वाक्य और उसकी संरचना पढ़ते हैं। देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको तर्क वाक्य को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि होता क्या है। पिछली कक्षा में मैंने बताया था तर्क वाक्य सत्य असत्य होते हैं, उस दृष्टि से उनकी जांच की जाती है। लेकिन आज की क्लास में आपको ये समझाया जाए कि तर्क वाक्य होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले जो ये तर्क वाक्य है या इसी को हम कहते हैं तार्किक वाक्य, ये होता क्या है। देखिए, तर्क करने का मतलब है किसी चीज को तर्कों के जरिए हम क्या करते हैं, सही या गलत सिद्ध करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो तर्क वाक्य में जब अपने मानसिक निर्णय को, ध्यान दीजिएगा, जब अपने मानसिक निर्णय को भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है, तब वो तर्क वाक्य का रूप लेता है। जब हम अपने मानसिक निर्णय को, ध्यान दीजिएगा, तर्क में सबसे जरूर और महत्वपूर्ण चीज ही बनती क्या है, मानसिक निर्णय। तो जब अपने मानसिक निर्णय को हम किसी भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तार्किक वाक्य या तर्क वाक्य। ठीक है। इसके बाद आपको अब इसमें समझना है कि तर्क वाक्य होते कितने तरह के हैं और तर्क वाक्य में होता क्या है। जैसे मैं यहां आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं, सभी विद्यार्थी परिश्रमी हैं। तो एक जो आपको तर्क वाक्य सामने दिख रहा है, सभी हटा दे रहे हैं अभी, बस विद्यार्थी परिश्रमी हैं। तो एक ये है क्या, एस, ये है क्या, पी, ये क्या है, संयोजन। संयोजन कर रहा है अथवा नहीं है। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, आप कर्ता समझ लीजिए, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। अभी ऐसा ही समझिए, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो कर्ता, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय यानी प्रेडिकेट, और है अथवा नहीं है उसका संयोजन। तो एक तर्क वाक्य में मूलतः एस, पी और एक संयोजन होते हैं। तो 3 अंग होते हैं तर्क वाक्य के, क्या, उद्देश्य पद, विधेय पद और संयोजन। किसी भी एक तर्क वाक्य के, निरुपाधिक के नहीं बता रहे हैं, तर्क वाक्य की संरचना में 3 पद होते हैं, उद्देश्य पद, विधेय पद और संयोजन। अब आगे देखिए, हम तर्क वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे। तर्क वाक्य के जो प्रकार आपको पढ़ने हैं, जिससे कभी कभी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली बात, संबंध के आधार पर तर्क वाक्य। देखिए, संबंध के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तर्क वाक्यों का जब हम संबंध के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो 3 तरह के तर्क वाक्य बनते हैं। पहला, जो हमारे सिलेबस में है, हमें बढ़िया से पढ़ना है, निरुपाधिक तर्क वाक्य। दूसरा, सोपाधिक तर्क वाक्य। और तीसरा, वैकल्पिक तर्क वाक्य।
तो 3 बनते हैं संबंध के आधार पे। पहला होता है निरुपाधिक तर्क वाक्य, इसको बोलते हैं नॉन कंडीशनल है, कहने का मतलब है बिना शर्त के। ये तर्क वाक्य कैसा होता है? बिना किसी शर्त के होता है। सोपाधिक का मतलब उपाधि के साथ या शर्त के साथ, ये कैसा होता है? शर्त के साथ होता है। वैकल्पिक क्या होता है? विकल्प के साथ होता है। ये 3 बातें तो समझ गए आगे होगा क्या होते हैं। देखिए, निरुपाधिक तर्क वाक्य उन तर्क वाक्यों को कहते हैं जिसमें बिना किसी शर्त के साथ कोई बात स्वीकार की जाती है या अस्वीकार की जाती है। फिर से सुन लीजिए, जब किसी तर्क वाक्य में बिना किसी शर्त के किसी बात को स्वीकार कर लिया जाए, अस्वीकार कर लिया जाए, उसे बोलेंगे निरुपाधिक तर्क वाक्य। सोपाधिक में जब किसी तर्क वाक्य में शर्त के साथ किसी बात को स्वीकार किया जाता है अथवा अस्वीकार किया जाता है। और वैकल्पिक में जब विकल्प दिए होते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए, निरुपाधिक में आपको पता है, जैसे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, सभी पागल मूर्ख हैं। देखिए यहां कोई कंडीशन नहीं लगी गई है, सभी पागल को हम मूर्ख बोल दिए बिना किसी कंडीशन के। सोपाधिक तर्क वाक्य में कंडीशन लग जाती है। कंडीशन वाले सेंटेंस कैसे होते हैं? यदि और तो से बने होते हैं। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, कैसा सेंटेंस है? कंडीशन क्या लग गई? बारिश का होना, तभी क्या होगी? फसल अच्छी होना। हिंदी वाले इसको विशेष रूप से समझ सकते हैं। जो मिश्र वाक्य होते हैं वो सब के सब सोपाधिक वाले टाइप के होते हैं, यदि तो से जुड़ने वाले। देखिए, जब यदि तो की कंडीशन किसी सेंटेंस में मिल गई और एग्जाम में पूछ दिया वो किस प्रकार का तर्क वाक्य है, तो सोपाधिक है, शर्त के साथ। वैकल्पिक में या तो डैश डैश या, कहने का मतलब या तो तुम पढ़ोगे या तो फेल होगे, तो इसमें क्या है? विकल्प दिया है। एक विकल्प दिया है पढ़ने का, दूसरा विकल्प दिया है फेल होने का, तो ये कैसा होगा? वैकल्पिक तर्क वाक्य। और हमें जो सबसे अधिक पढ़ना है वो है निरुपाधिक तर्क वाक्य। आगे पता चलेगा ये 4 तरह के होते हैं, ए ई आई ओ यू। यू ना हो करके केवल 4 जो आपके वॉवेल का शुरुआत होती है इंग्लिश के, वही 4 हैं, ए ई, यही 4 आपको इसमें निरुपाधिक में पढ़ने हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे। ये पहला वर्गीकरण हो गया संबंध के आधार पर। अब जो आपको दूसरा वर्गीकरण पढ़ना है वो होता है परिमाण के आधार पर। परिमाण का मतलब क्वांटिटी, परिमाण के आधार पर आपको वर्गीकरण पढ़ना है। अब परिमाण के आधार पर तर्क वाक्यों को हम मूलतः 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला सर्वव्यापी होगा, या तो तर्क वाक्य सर्वव्यापी होगा या तो अंशव्यापी होगा। ठीक है। अब सर्वव्यापी के ही कई नाम होते हैं, वो नाम जान लीजिए तो एग्जाम में अगर आया तो आप कर लेंगे। सर्वव्यापी को ही आप सामान्य बोल सकते हैं, सर्वव्यापी को ही आप पूर्णव्यापी बोल सकते हैं। ठीक है, सर्वव्यापी को ही आप सामान्य बोल सकते हैं, पूर्णव्यापी बोल सकते हैं, सार्वभौमिक बोल सकते हैं। ये सब सर्वव्यापी के ही नाम है, मतलब कोई भी नाम दे देगा आपको सर्वव्यापी ही समझना है। सर्वव्यापी, सामान्य, पूर्णव्यापी, सार्वभौमिक। अंशव्यापी को आप विशेष बोल सकते हैं, अंशव्यापी को विशेष बोल सकते हैं। अस्तित्ववाचक बोल सकते हैं, अस्ति नहीं अस्तित्व। ये इसके इतने नाम हो सकते हैं, या आप इसको विशिष्ट बोल सकते हैं। तो परिमाण के आधार पर तर्क वाक्यों को 2 भाग में बांट सकते हैं, या तो सर्वव्यापी होंगे या तो अंशव्यापी होंगे। तो सर्वव्यापी कहने का मतलब क्या होता है? या तो कोई चीज सभी होगी या तो कोई नहीं होगी। बात समझ में आई? या तो कोई चीज सभी होगी या तो कोई चीज कोई नहीं होगी। और अंशव्यापी में हम क्या हो सकता है? या तो कुछ होगा या तो कुछ नहीं होगा, बस। तो देखिए, आपने संबंध के आधार पर तर्क वाक्य देखे, परिमाण के आधार पर तर्क वाक्य देखे। अब आपको जो तर्क वाक्य देखने हैं वो देखने हैं गुण के आधार पे। अब आप उसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। इसको आराम से बस एक बार समझ लीजिए, तो उसके बाद से आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। और लॉजिक को धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आप में से बहुत से लोग लॉजिक को एज ए सब्जेक्ट के रूप में कभी पढ़े नहीं होंगे, थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं कि जो दिक्कत है वो भी ना रहे। अब गुण के आधार पर
देखिए आपने संबंध के आधार पर 3 प्रकार के तर्क वाक्य देखे, निरुपाधिक, सोपाधिक और वैकल्पिक। परिमाण के आधार पर 2 तरह के देखे, सर्वव्यापी और अंशव्यापी। अब गुण के आधार पर भी 2 तरह के होते हैं, या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा। अब सकारात्मक के बहुत ढेर सारे नाम होते हैं, जैसे स्वीकारात्मक, जैसे विधेयात्मक, जैसे भावात्मक। ये रहे आपके सकारात्मक को, इनमें से कुछ भी कहिए, सब एक ही है। ठीक है, सकारात्मक को स्वीकारात्मक बोलिए, आप विधेयात्मक बोलिए, भावात्मक बोलिए, सब एक ही हैं। या फिर आप इसको अस्तिवाचक बोल सकते। अस्ति का मतलब क्या होता है? आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, अस्ति का मतलब है। अब नकारात्मक को निषेधात्मक बोल सकते हैं आप, अस्ति की जगह नास्तिवाचक बोल सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए। सकारात्मक के स्वीकारात्मक, विधेयात्मक, भावात्मक, अस्तिवाचक नाम कर सकते हैं। नकारात्मक को आप नास्तिवाचक, निषेधात्मक या नकारात्मक बोल सकते हैं। तो ये हो गए तर्क वाक्यों के प्रकार। अब जो आपको निरुपाधिक तर्क वाक्य पढ़ने हैं, उनके प्रकार पढ़ने, यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको पढ़ना है निरुपाधिक तर्क वाक्य की संरचना और प्रकार। निरुपाधिक तर्कवाक्य, मैंने इसकी परिभाषा बता दी है। ऐसे तर्कवाक्य जो बिना किसी शर्त के किसी चीज को स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। अब जब आप तर्कवाक्य बनाएंगे, तो मैंने तर्कवाक्य में बताया कि परिमाण होता है और गुण होता है। गुण 2 प्रकार का होता है, या तो स्वीकारात्मक होगा या तो निषेधात्मक होगा। और परिमाण भी 2 प्रकार का होता है, या तो सर्वव्यापी होगा या तो अंशव्यापी होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। परिमाण या तो सर्वव्यापी होगा या तो अंशव्यापी होगा। गुण या तो स्वीकारात्मक होगा या तो निषेधात्मक होगा। इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो तर्कवाक्य बनेंगे कैसे? पहला तर्कवाक्य तो क्या बनेगा? सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, तो 1 बन गया। सर्वव्यापी निषेधात्मक 2 बन गया। तीसरा अंशव्यापी स्वीकारात्मक 3 बन गया। अंशव्यापी निषेधात्मक 4 बन गया। तो जब आपको निरुपाधिक तर्कवाक्य के प्रकार पढ़ाए जाएंगे तो 4 ही बनेंगे। कौन से? सर्वव्यापी स्वीकारात्मक बनेगा, सर्वव्यापी निषेधात्मक बनेगा, अंशव्यापी स्वीकारात्मक बनेगा और अंशव्यापी निषेधात्मक बनेगा। तो 4 प्रकार के आपको तर्कवाक्य मिलेंगे। अब उन चारों को ध्यान से देखिए, उन चारों को क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि एक सेंटेंस लिख के कौन सा तर्कवाक्य है, तो ये बहुत आसान होता है। देखिए, आपको पढ़ने हैं 4 तर्कवाक्य। वो चारों क्या क्या बनेंगे? ए बनेगा, ई बनेगा, आई बनेगा और ओ बनेगा। ए की पहचान है सभी, ई की पहचान है कोई नहीं, आई की पहचान है कुछ और ओ की पहचान है कुछ नहीं। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ए का मतलब सभी, सभी हैं। ई का मतलब कोई नहीं है, आई का मतलब कुछ है, ओ का मतलब कुछ नहीं है। तो ए को हम क्या क्या बोल सकते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि आप किसी को क्या क्या नाम दे सकते हैं। देखिए, सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, ये इसलिए बता रहे एग्जाम में यही छोटे मोटे नाम चेंज करके आपको उलझा देता है। सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, पूर्णव्यापी,
सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, पूर्णव्यापी, सामान्य। ये चीज तो हो गई। अब इसके साथ क्या जोड़ना है? पॉजिटिव जोड़ना है, मतलब है, सभी है, कोई नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है का मतलब इसमें क्या जुड़ जाता है? सकारात्मक, अस्तिवाचक, विधेयात्मक, अब देखिए, तो अगर वो पूछ देगा सभी चोर पागल हैं, कौन सा तर्क वाक्य है? तो देखिए इसके कितने नाम बना सकते हैं आप। सर्वव्यापी सकारात्मक बोल सकते हैं, सर्वव्यापी अस्तित्ववाचक भी बोल सकते हैं, सर्वव्यापी निषेधात्मक, विधेयात्मक भी बोल सकते हैं। इसके अलावा सार्वभौमिक सकारात्मक बोल दीजिए, सार्वभौमिक अस्तिवाचक बोल दीजिए, सार्वभौमिक विधेयात्मक बोल दीजिए। इसके अलावा पूर्णव्यापी सकारात्मक बोलिए, पूर्णव्यापी अस्तिवाचक बोलिए, सामान्य विधेयात्मक, मतलब कोई भी नाम रख करके आप बोल सकते हैं, इनसे बन जाएंगे। वैसे मैं एक ही नाम लिखूंगा, सारे नाम नहीं बनाऊंगा। तो ये बात समझ में आ गई कि सर्वव्यापी सकारात्मक अस्तिवाचक विधेयात्मक एक ही बात है। सार्वभौमिक सकारात्मक बोलिए, अस्तिवाचक बोलिए, विधेयात्मक बोलिए, एक ही को बोल रहे हैं। पूर्णव्यापी सकारात्मक बोलिए, अस्तिवाचक बोलिए, विधेयात्मक, इसी तरह सबका बोलना होता है, तो आप पहचान लेंगे। चलिए अब मैं एक एक ही नाम लिखूंगा। देखिए इसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य। पहचान क्या है? इसके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सभी पागल विद्वान हैं। तर्क वाक्य में दो चीज होती है, पहला पद एस, दूसरा पद पी। इसमें कोई डाउट नहीं करना है, पहला पद एस, दूसरा पद पी, ठीक है। ई का मतलब सर्वव्यापी, नकारात्मक या निषेधात्मक या नास्तिवाचक, कुछ भी समझिए। तर्क वाक्य मतलब कोई पागल विद्वान नहीं है। आई का मतलब होगा अंशव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य। कहने का मतलब कुछ पागल विद्वान है, ठीक है। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं, तो ये क्या होगा? अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य बन जाएगा। इसका मतलब होगा कुछ पागल विद्वान नहीं है। देखिए ए का मतलब होता है सभी हैं, ई का मतलब होता है कोई नहीं है, आई का मतलब होता है कुछ, ओ का मतलब होता है कुछ नहीं है। तो कभी कभी ये नाम पहचानने को भी आ जाता है कि किसे कहते हैं, तो अब आप पहचान लेंगे। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद आपको बताना है कि ए ई आई ओ में व्याप्ति क्या होती है। बहुत आसान सी चीज है, देखिए आप अब ए ई आई ओ को पहचान ले रहे होंगे। सभी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है सभी हैं, ई का मतलब होता है कोई नहीं, आई का मतलब होता है कुछ, और ओ का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आपको पढ़नी है इसमें व्याप्ति। अभी मैंने बताया कि अगर मैं यहां सेंटेंस लिख रहा हूं कुछ पागल मूर्ख हैं, तो ये हो गया एस, ये हो गया पी। इतने में कोई दिक्कत तो होती नहीं होगी। पहला पद एस, दूसरा पद पी। तर्क वाक्य में दो ही पद होते ही हैं, पहला पद एस, दूसरा पद पी, ठीक है। आगे वाले को क्या बोलते हैं? ये जो कुछ बता रहा है या सभी बता रही है, क्या है? परिमाण है। या तो अंशव्यापी हो गया सर्वव्यापी, और ये जो है या अथवा नहीं है, ये क्या बता रहा है? गुण है। और पद मेरे पास दो हैं, एक एस, दूसरा पी। तो व्याप्ति कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए अगर पूछ दे कि ए में कौन सा व्याप्त है, ई में कौन सा व्याप्त है, आई में कौन सा है और ओ में कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ए में व्याप्त पद होता है एस वाला, ई में व्याप्त पद होता है दोनों, एस भी व्याप्त होगा और पी भी व्याप्त होगा। आई में कोई पद व्याप्त नहीं होता, न एस होगा न पी होगा। और ओ में
पी व्याप्त होता है। अब देखिए यहां मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, कुछ पागल मूर्ख हैं। पहले तो आप तर्कवाक्य पहचान लीजिए कौन सा है। कुछ के साथ है तो क्या मिलेगा, आई तर्कवाक्य है। आई में, इसको दिमाग में रख लीजिए, आई में कोई पद व्याप्त नहीं होता, ना तो एस व्याप्त है ना तो पी व्याप्त है। आप कह देंगे आई तर्कवाक्य में कोई भी व्याप्त नहीं है। अब नेक्स्ट यहां दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं। दूसरा लिखने की जगह मैं यहां पे नहीं है लिख दे रहा हूं। मतलब ये क्या बनेगा, कुछ के साथ नहीं है का मतलब ओ, कुछ नहीं का मतलब ओ। तो अब इसमें ओ में क्या व्याप्त होता है, पी। पहला पद होता है एस, दूसरा होता है पी, तो इसमें कौन सा पद व्याप्त है, पी वाला, यानी कि मूर्ख व्याप्त है। अब इसकी जगह तीसरा लिख देता हूं, सभी पागल मूर्ख हैं। पहला पद होता है एस, दूसरा होता है पी, तो ए में कौन सा व्याप्त होता है, एस, तो कौन सा पद व्याप्त होगा, पागल वाला यानी एस वाला। समझ गए होंगे, ये बहुत ही आसान सी चीज होती है। तो कोई भी देख करके आप बता सकते हैं। इसकी जगह हम कोई लिख देते हैं। देखिए कोई नहीं का मतलब क्या होता है, ई, तो ई में क्या होगा, दोनों पद व्याप्त होते हैं, तो एस वाला भी व्याप्त होगा, पी वाला भी, मतलब पागल भी व्याप्त है और मूर्ख भी व्याप्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो आपको पढ़ना है वो है परंपरागत विरोध वर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न आता ही आता है, या तो इसकी परिभाषा से पूछ देता है या तो इस पे आधारित प्रश्न दे करके पूछ देता है। एक प्रश्न इसका जरूर बनता है परीक्षा में। तो अब इसको समझिए होता क्या है, कैसे समझना है। अब एक चीज समझिए, पहले तो एक चीज समझिए, ए और ई जो हैं, दो तर्कवाक्य है ना, ए और ई, आई और ओ, यही चार तर्कवाक्य आपने पढ़े हैं। ध्यान से देखेंगे तो ए और ई जो हैं किस में समान है, परिमाण में। ये भी सर्वव्यापी है, ये भी सर्वव्यापी है। आई और ओ भी किस में समान है, परिमाण में। ठीक है, लेकिन ए और ई किस में भिन्न है, तो गुण में भिन्न है। आई और ओ किस में भिन्न है, तो गुण में भिन्न है, क्योंकि ये है और ये क्या है, नहीं है। ये भी क्या है और ये क्या है, नहीं है। तो गुण में समान कौन कौन से तर्कवाक्य होंगे, देखिए अब आपको एक चीज समझाते हैं। अगर आपसे पूछा कोई कि परिमाण में समान कौन से तर्कवाक्य हैं, परिमाण में समान, तो परिमाण में समान सबसे पहले ए और ई है, एक तो ये हो गए, दूसरा आई और ओ है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब कोई पूछ दे गुण में समान कौन कौन से हैं, तो गुण में समान कौन कौन से होंगे, ए भी क्या है, पॉजिटिव है, आई भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ए आई एक बार गुण में समान है, और दूसरा ई और ओ, ये दोनों गुण में समान है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि परिमाण गुण दोनों में कौन कौन से भिन्न है, मतलब परिमाण भी भिन्न हो और गुण भी भिन्न हो, तो ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब है, ओ का मतलब नहीं है। ए सर्वव्यापी है, ओ अंशव्यापी है, तो परिमाण और गुण में कौन कौन से भिन्न है, ए और ओ एक बार भिन्न है, मतलब ये भिन्न है, और आई और ई भिन्न है, आई और ई। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर पूछे परिमाण में समान कौन कौन से हैं, तो ए और ई हैं, आई और ओ हैं। गुण में समान कौन कौन से हैं, तो ए और आई हैं, ई और ओ हैं। और अगर पूछ दे परिमाण और गुण दोनों में कौन कौन से भिन्न है, ए और ओ हैं, आई और ई है। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे परंपरागत विरोध वर्ग। देखिए अब जो टॉपिक है उसका नाम है परंपरागत विरोध वर्ग। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। परंपरागत का मतलब ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए एक चित्र बनता है, वो चित्र भी बना दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज समझिएगा,
चलिए पहले से चित्र सही बना करते हैं। आपके पास है 4 तर्क वाक्य, ए है, ई है, आई है और ओ है। आपके पास है टोटल 4 तर्क वाक्य। आपको इसको मिला करके एक वर्ग बना देना है। ठीक, आपका एक वर्ग तैयार हो गया। पहले तो एक बात समझिए, ये भी सर्वव्यापी है, ये भी सर्वव्यापी है, नीचे वाले दोनों अंशव्यापी हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों में क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ए भी क्या है, मतलब स्वीकारात्मक या सकारात्मक है। आई भी क्या है, स्वीकारात्मक या सकारात्मक है। बस परिमाण का अंतर है, एक सर्वव्यापी एक अंशव्यापी। ये दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं, मतलब नकारात्मक है। अब इन्हीं के आधार पे आपको संबंध पढ़ने होते हैं। अब इसमें एक विकर्ण भी बना लीजिए। देखिए, ये तैयार हो गया आपका परंपरागत विरोध वर्ग। परंपरागत विरोध वर्ग में आपको 4 संबंध पढ़ने हैं। वो 4 संबंध होते क्या हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहला संबंध यहां पे है विपरीत। पहले संबंध का नाम है विपरीत। इसको बोलते हैं उपविपरीत, नीचे वाले को उपविपरीत या विरुद्ध। ए और आई के बीच, ई और ओ के बीच एक ही संबंध होता है, उसको बोलते हैं उपाश्रयण। और जो विकर्ण संबंध बना है दोनों तरफ, ए और ओ के बीच, आई और ई के बीच, इसको बोलते हैं व्याघाती। व्याघाती। ध्यान दीजिएगा, इसके हिंदी में नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, इसलिए इंग्लिश नाम आपके लिए नोट कर दे रहे हैं। वो चारों के नाम देखिए, जो 4 संबंध बने, विपरीत, उपविपरीत, उपाश्रयण और व्याघाती। तो अगर अब आपसे कोई पूछ दे, चलिए लिख दे रहे हैं, लेकिन पहले अगर आपसे कोई पूछ दे विपरीत संबंध किसके बीच है, तो आप बता लेंगे ना, ए और ई के बीच है। विपरीत संबंध किसके बीच है, ए और ई के बीच है। विपरीत किसके बीच है, आई और ओ के बीच है। अगर आपसे पूछे उपाश्रयण किसके किसके बीच है, तो ए और आई के बीच है, साथ में ई और ओ के बीच है उपाश्रयण। ठीक। और व्याघाती, ए और ओ के बीच है व्याघाती, आई और ई के बीच है व्याघाती। तो इनके इंग्लिश नाम समझ लीजिए। एग्जाम में इंग्लिश नाम कभी नहीं चेंज होंगे, हिंदी चेंज होते रहते हैं। पहला संबंध विपरीत, कंट्रेरी, कंट्रेरी। दूसरा संबंध उपविपरीत, सब कंट्रेरी। तीसरा संबंध उपाश्रयण, इसको बोलते हैं सब अल्टरेशन, सब अल्टरेशन। और चौथा संबंध है व्याघाती, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्टरी। ठीक, ये 4 संबंध बनते हैं। पहला विपरीत को बोलते हैं कंट्रेरी, उपविपरीत या विरुद्ध को बोलते हैं सब कंट्रेरी, उपाश्रयण को बोलते हैं सब अल्टरेशन, व्याघाती को बोलते हैं कंट्राडिक्टरी। तो ये फिगर अगर आपको समझ में आ जाएगा, देखिए अब आपको एक एक करके संबंध पढ़ने हैं। तो आपको संबंध में इतना याद रखना है कि विपरीत ए और ई के मध्य है, उपाश्रयण ए और आई के मध्य और ई और ओ के मध्य होगा, उपविपरीत आई और ओ के मध्य होगा, और व्याघाती ए और ओ के मध्य, आई और ई के मध्य होगा। अब एक एक करके इन संबंधों को पढ़ते हैं। चलिए, वैसे इसको हम छोटा बना लेते हैं, मिटा देते हैं। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आएगा तो आप इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में हूबहू चीजें आ जाती हैं। तो मान लीजिए अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आने भी लगेगा। देखिए, परंपरागत विरोध वर्ग में एक चीज है, ये जो संबंध होते हैं ये तभी लागू होते हैं जब उद्देश्य और विधेय पद समान हो। उद्देश्य और विधेय पद समान हो।
उद्देश्य और विधेय पद समान हो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे यहां लिख रहा हूं सभी पागल मूर्ख हैं, ये हो गया ए बना है, और यहां लिख रहा हूं कोई मूर्ख गधा नहीं है। एक चीज देखिए, इसमें एस पागल है, पी मूर्ख है, इसमें चलिए एक पद तो मिल रहा है, चलिए एस है, इसका विधेय पद क्या है, इसके एसपी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसमें पागल और मूर्ख ही, तो अगर इसमें भी क्या होता, पागल और मूर्ख ही पद होता, ध्यान दीजिएगा, वही एस और वही पी रहता, समान होते, तब तो हम संबंध खोजेंगे, ये रूल यूज करेंगे परंपरागत विरोध वर्ग। अगर समान नहीं है, कुछ और दे दिया है, असमान है, तो ये रूल लगेगा ही नहीं। तो एक चीज ध्यानिएगा, ये परंपरागत विरोध वर्ग तभी प्रयोग किया जाता है जब उद्देश्य और विधेय पद दोनों तर्क वाक्यों के क्या हो, समान हो। अगर नहीं समान है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो अब एक एक करके आपको संबंध पढ़ाने हैं, चलिए याद करते जाइएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए पहला है, आपको पहला जो पढ़ाना है वो है विपरीत। तो विपरीत में पहला है आपका विपरीत। तो जो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं उसको अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एग्जाम में वैसा अगर आया तो टिक लगा के चले आइएगा, वैसे अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहली बात, जब दो सर्वव्यापी तर्कवाक्य, एक मिनट यहां मैं चित्र बना दे रहा हूं, आप चित्र को देख लीजिएगा। ये है विपरीत, ये है उपविपरीत, ये है उपाश्रयण, ये भी क्या है उपाश्रयण, और ये क्या है व्याघाती, और ये क्या है व्याघाती। ये है ए, ये है ई, ये है आई, ये है ओ। तो विपरीत संबंध किसके बीच है, पहले तो एकदम दिमाग में रख लीजिए, ए और ई के मध्य होता है। चलिए अब रूल लिखना शुरू करता हूं, ये रूल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं, तो संबंध का नाम बताना होता है। जब दो सर्वव्यापी तर्कवाक्य वैसे तो दो ही हैं, ए और ई, ठीक है। जब दो सर्वव्यापी तर्कवाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते, यही याद करना है आपको, एक साथ सत्य नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह हुआ, जब एक सत्य होगा तो दूसरा डेफिनेटली असत्य होगा। एक साथ सत्य नहीं हो सकते किंतु असत्य हो सकते हैं। विपरीत संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो सर्वव्यापी तर्कवाक्य मतलब ए और ई एक साथ सत्य नहीं हो सकते परंतु असत्य हो सकते हैं। पहली बात तो यही आ गया, डायरेक्ट पूछेगा कौन सा संबंध है तो टिक मार के चले आए विपरीत है। कैसे, एक साथ सत्य नहीं होने का मतलब अगर ए ट्रू है तो ई डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ई ट्रू है तो ए डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। ये बात तो समझ में आ गई, एक साथ सत्य नहीं हो सकते। दूसरी बात, एक साथ असत्य हो सकते हैं। तो अगर ए को हम असत्य मान लेंगे तो ई क्या हो जाएगा, डाउटफुल, संदेहास्पद, शंकास्पद हो जाएगा। और ई को अगर फॉल्स मान लेंगे तो ए डाउटफुल हो जाएगा। इसमें इतनी ही कंडीशन बनती है। बात समझ में आई। ए को ट्रू मानेंगे तो ई फॉल्स होगा, ई को ट्रू मानेंगे तो ए फॉल्स होगा। ए को फॉल्स मानेंगे तो ई डाउटफुल हो जाएगा, ई को फॉल्स मानेंगे तो ए डाउटफुल हो जाएगा। चलिए पहली बात तो ये याद कर लीजिए कि जब दो सर्वव्यापी तर्कवाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते, या फिर ये पूछेगा ऐसे कौन से मतलब दो समान उद्देश्य विधेय वाले तर्कवाक्य जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते किंतु असत्य हो सकते हैं, कौन से होते हैं, विपरीत। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट लाइन से पूछ लेता है। दूसरी बात ये क्या बोल सकता है वो भी समझ लीजिए।
दूसरा ये आपसे ये पूछ सकता है, जब समान उद्देश्य विधेय वाले सर्वव्यापी तर्क वाक्य जिनका गुण भिन्न हो, जिनका गुण भिन्न हो, ए पॉजिटिव है ई नेगेटिव है, भिन्न है, उनके मध्य कौन सा संबंध होगा? तो आप तुरंत बता देंगे विपरीत होगा। बात समझ में आई? जब समान उद्देश्य विधेय वाले सर्वव्यापी तर्क वाक्य जिनका गुण भिन्न हो, तो ए पॉजिटिव है ई नेगेटिव है, गुण भिन्न हो गया ना, तो कौन सा संबंध होगा? विपरीत का। तो एक साथ सत्य नहीं हो सकते, मतलब एक सत्य तो दूसरा असत्य, ठीक, और एक साथ असत्य हो सकते हैं। हो सकने का मतलब है कि ई डाउटफुल हो जाएगा, हम बता नहीं सकते कि सत्य है अथवा असत्य है। वैसे अगर ये टेबल नहीं याद हो रही तो अलग से टेबल लिखवा देंगे सत्य असत्य की, वो याद कर लीजिएगा, लेकिन ये परिभाषा नोट करके दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आती है। तो पहला हो गया विपरीत, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। नेक्स्ट अब है आपको बताना उपविपरीत। दूसरा है उपविपरीत। अब उपविपरीत कहने का मतलब ये है, दूसरा है आपका उपविपरीत। ये कौन से होते हैं? ये है विपरीत, ये है उपविपरीत। ए और ई के बीच में विपरीत, आई और ओ के बीच में उपविपरीत। तो ये आई और ओ। अब इसमें क्या आपको बोल देगा? देखिए पहली चीज बोलेगा कि दो अंशव्यापी तर्कवाक्य, बोलेगा दो अंशव्यापी तर्कवाक्य कौन कौन से हैं? आई और ओ। आपको तो पता ही है दोनों अंशव्यापी कौन से हैं? आई और ओ। दो अंशव्यापी तर्कवाक्य जो एक साथ, ध्यान दीजिएगा, विपरीत को हम बोले थे एक साथ सत्य नहीं हो सकते, उपविपरीत एक साथ असत्य नहीं हो सकते। जो एक साथ क्या नहीं हो सकते? असत्य नहीं हो सकते। जो एक साथ असत्य नहीं हो सकते किंतु सत्य हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे पास दो ही तर्कवाक्य हैं, आई और ओ हैं, एक साथ असत्य नहीं हो सकते। तो अगर आई असत्य है तो ओ सत्य ही होगा, क्योंकि असत्य हो नहीं सकता। ओ अगर असत्य है तो आई सत्य ही होगा। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? किंतु एक साथ सत्य हो सकते हैं। यही डाउटफुल हो सकने का मतलब हो जाता है डाउटफुल हो जाना। तो आई को अगर सत्य मान लेंगे तो ओ क्या हो जाएगा? डाउटफुल। ओ को सत्य मान लेंगे तो आई क्या हो जाएगा? डाउटफुल। ये बनती है कंडीशन। बात समझ में आई? दो अंशव्यापी तर्कवाक्य जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते परंतु असत्य हो सकते, उनके मध्य कौन सा संबंध होगा? उपविपरीत का। तो एक को असत्य मानेंगे तो दूसरा सत्य मिलेगा, लेकिन अगर दूसरे को सत्य मान लिए तो अगला क्या हो जाता है? डाउटफुल। अब इसको दूसरी तरीके से एग्जाम में कैसे पूछ सकता है वो भी जान दीजिए। समान उद्देश्य विधेय वाले अंशव्यापी तर्कवाक्य जिनका गुण भिन्न हो। ध्यान दीजिएगा, आई क्या है? धनात्मक है, स्वीकारात्मक है। ओ क्या है? नकारात्मक है। तो इनका क्या है? गुण भिन्न हो। उनके मध्य कौन सा संबंध होगा? तो कौन सा संबंध होगा? उपविपरीत। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सबसे आसान संबंध, व्याघाती। बहुत ही आसान संबंध है, परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा।
आपके एग्जाम में 2014 से लेके 19 के बीच में कई बार ये परिभाषा ही आ चुकी है कि कौन सा तर्क वाक्य है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सही करने लगेंगे। तीसरा आप समझिए व्याघाती। व्याघाती के हिंदी में बहुत से नाम हैं, जैसे आत्मविरोधी, पूर्ण विरोधी, पूर्ण विपरीत, बहुत से नाम हैं। तो ये सारे नाम छोड़ करके आप इंग्लिश का कंट्राडिक्टरी याद कर लीजिए। कंट्राडिक्टरी, तो ये याद हो जाएगा अगर, तो आपको हिंदी के नामों से बचाव मिल जाएगा। तो आपको पढ़ना है अब व्याघाती। क्या पूछेगा? इसके लिए पहचान होती है दो ऐसे तर्कवाक्य जो न तो एक साथ, ध्यान दीजिएगा, जो न तो एक साथ सत्य होंगे न ही असत्य। बहुत सी सिंपल सी बात कहा है कि अगर एक सत्य है तो दूसरा पक्का असत्य होगा, अगर एक असत्य है तो दूसरा पक्का सत्य होगा। कहने का मतलब जो एक बोलेगा दूसरा उसको नकार देगा। तो ये किसके किसके बीच होता है? मैंने अभी ये फिगर बनाया, देखिए ये है व्याघाती, मतलब ए और ओ, आई और ई भी व्याघाती है। तो किसके किसके मध्य बनता है? पहला तो ए और ओ व्याघाती हैं, दूसरा आई और ई व्याघाती हैं। तो बहुत आसान सी बात है, अगर ए बोल रहा है सत्य तो ओ बोलेगा असत्य, ए बोल रहा है असत्य तो ओ बोलेगा सत्य। ठीक है, अगर ओ को ट्रू कर देंगे, ठीक यही उल्टा कर देगा ए भी अपने साथ। ये बहुत ही आसान नियम होता है। इसी तरह आई के साथ देखिए, आई अगर सत्य है तो ई डेफिनेटली क्या होगा? असत्य होगा। आई को अगर असत्य मान ले तो ई सत्य हो जाएगा, ई को अगर सत्य मान ले तो आई असत्य हो जाएगा, आई ई को अगर असत्य मान ले तो आई सत्य हो जाएगा। ये होती है व्याघाती की कंडीशन। व्याघाती बोलेगा दो ऐसे तर्कवाक्य जो न एक साथ सत्य होंगे न ही असत्य होंगे, तो वो व्याघाती। अब दूसरा इसका पहचान की चीज क्या होती है व्याघाती? ये भी पूछ सकता है, दो समान उद्देश्य विधेय वाले ऐसे तर्कवाक्य जिनका परिमाण तथा गुण दोनों भिन्न हो। बात समझिए, दो ऐसे समान उद्देश्य विधेय वाले तर्कवाक्य जिनका परिमाण और गुण दोनों भिन्न हो। देखिए इसका परिमाण है सर्वव्यापी, इसका है अंशव्यापी, इसका गुण है स्वीकारात्मक, इसका गुण है निषेधात्मक। मतलब परिमाण गुण दोनों में भिन्न कौन से तर्कवाक्य होते हैं? कौन सा संबंध बनाएंगे? तो व्याघाती का संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो दो बातें याद रखिए, ऐसे तर्कवाक्य जो ना एक साथ सत्य होंगे ना ही असत्य होंगे, मतलब पूर्ण विरोध करेंगे, तो क्या कहलाएंगे? व्याघाती। या फिर जिनका परिमाण गुण दोनों भिन्न होगा, उनके मध्य कौन सा संबंध होगा? व्याघाती का होगा। अब अगला देखिए, अंतिम संबंध उपाश्रयण। सबअल्ट्रेशन या उपाश्रयण। इसके लिए आपको फिगर समझना पड़ेगा। ये ए है, ये ई है, ये आई है, ओ है। हम बाकी संबंध के नाम नहीं लिख रहे हैं। ए और आई के बीच में होता है उपाश्रयण, ठीक। ई और ओ के बीच में भी क्या होता है? उपाश्रयण। कहने मतलब है परिमाण में भिन्न होंगे, गुण में समान होंगे। ध्यान दीजिएगा, परिमाण में क्या है? भिन्न है, एक सर्वव्यापी एक अंशव्यापी, लेकिन गुण में क्या है? समान है। और ये भी क्या है? परिमाण में भिन्न है लेकिन गुण में समान है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को, मतलब ऊपर वाला जो है ए और ऊपर वाला ई, इनको हम बोलते हैं उपाश्रय, इनका नाम होता है उपाश्रय। और नीचे वाले आई और नीचे वाले ओ को हम बोलते हैं उपाश्रित। तो सबसे पहली बात ये समझिए, उपाश्रयण को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है इसमें उपाश्रय, दूसरा होता है उपाश्रित।
उपाश्रय कौन होते हैं? ए और ई क्या हैं? उपाश्रय हैं। और आई और ओ क्या हैं? उपाश्रित। अब ये संबंध की परिभाषा पकड़ना है। चलिए देखिए, इसमें आपसे परीक्षा में बोलेगा समान उद्देश्य विधेय वाले, समान उद्देश्य विधेय वाले दो ऐसे तर्क वाक्य जिनका परिमाण भिन्न होता है, ध्यान दीजिएगा, जिनका परिमाण भिन्न होगा परंतु गुण समान हो, परंतु गुण समान हो, उनके मध्य कौन सा संबंध होगा? तो आप अपने आप बता देंगे क्या? उपाश्रयण संबंध होगा। परिमाण भिन्न, गुण समान, उपाश्रयण संबंध। और ठीक उल्टा पूछ दिया होता गुण भिन्न परिमाण समान, तो विपरीत और उपरीत का था। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि सत्यता असत्यता कैसे निकलती है। इसकी सत्यता असत्यता थोड़ी सी जटिल होती है कि उपाश्रय के सत्य होने पे उपाश्रित सत्य होता है और उपाश्रित के असत्य होने पे उपाश्रय असत्य होता है। तो ये आपका पहचान हो गया। अगर आपसे पूछे आई और ए के बीच में कौन सा संबंध है, तो उपाश्रयण संबंध है। ई और ओ के बीच में कौन सा है, तो आप बता देंगे उपाश्रय। अब अगर मान लीजिए आपको सत्यता असत्यता नहीं भी समझ में आई, तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसको याद कर लीजिए। तो आप बता देंगे कि किसके साथ कौन सा सेंटेंस सही होता है और किसके साथ कौन सा सेंटेंस सही नहीं होता है। ये टेबल याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम का बन जाएगा। तो चलिए अब वो टेबल बना दे रहे हैं। ए ई आई ओ, देखिए ये ए ई आई हो, अगर ए को ट्रू मान लें तो बाकी के साथ क्या होगा, ई को ट्रू मान लें तो बाकी जो तीन बचे उनके साथ क्या होगा, आई को ट्रू मान लें तो उनके साथ क्या होगा। यही आपको टेबल में बता रहे हैं। याद कर लेंगे तो अपने आप बता देंगे कि अगर लिख देगा एग्जाम में सभी कुत्ते पागल हैं सत्य मानने पर बाकी सेंटेंस के साथ क्या होगा, तो अपने आप चेक करके आप बता देंगे। तो एक साइड मैं ट्रू मानूंगा और दूसरे साइड फॉल्स मान करके भी आपको चेक कराऊंगा कि ए को असत्य या ई को असत्य मान लेने पे क्या होगा, और आपको बस इसको नोट करके याद कर लेना है। तो एक क्वेश्चन आपका कर लेंगे। जब अब सेंटेंस कौन कौन से बचे, ए हो गया तो बचा क्या, ई है, आई है और ओ बचेगा। ई है तो ठीक है। देखिए ए है तो बाकी कितने बचे, ई आई ओ बचा। ई है तो ए आई ओ, ठीक है। तो अब देखिए अगर ए को हम सत्य मान लें तो बाकी के साथ क्या होगा, ए को सत्य मानने पर सबसे पहले ई क्या होगा, फॉल्स, आई क्या होगा, ट्रू, ओ क्या होगा, फॉल्स। बस आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद कर लेना, ए को सत्य मानने पर आई ट्रू, ई और ओ फॉल्स हो गए। ई को अगर सत्य मान ले तो ए फॉल्स, आई फॉल्स और ओ ट्रू बन जाएगा। आई को सत्य मानने पे ए डाउटफुल, आई को सत्य मानने पर ई फॉल्स, आई को सत्य मानने पर ओ डाउटफुल।
डी का मतलब डाउटफुल, शंकास्पद, टी का मतलब ट्रू, एफ का मतलब फॉल्स। ओ को अगर आप सत्य मान लेंगे तो ए फॉल्स हो जाएगा, ओ को सत्य मान लेंगे तो ई डाउटफुल हो जाएगा, और ओ को सत्य मान लेंगे तो आई भी डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव वाली टेबल में। अब ए को हम अगर असत्य मान ले तो ए को असत्य मानने पर ई डाउटफुल हो जाएगा, ए को असत्य मान लेने पर आई डाउटफुल हो जाएगा, ए को असत्य मान लेने पर ओ ट्रू हो जाएगा। अगर ई को फॉल्स मान लें तो ए डाउटफुल हो जाएगा, ई को फॉल्स मान लें तो डी डाउटफुल हो जाएगा, ई को फॉल्स मान लें तो टी आई ट्रू हो जाएगा। अब आई को हम फॉल्स मान ले रहे हैं गलत, तो ओ क्या हो जाएगा, पहले तो ए भी फॉल्स हो जाएगा, आई को फॉल्स मानने पे ई ट्रू हो जाएगा, आई को फॉल्स मानने पे ओ भी ट्रू हो जाएगा। अब ओ को फॉल्स मानने पर ए ट्रू हो जाएगा, ओ को फॉल्स मानने पर ई भी फॉल्स हो जाएगा, ओ को फॉल्स मानने पर आई ट्रू हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो समझ लीजिए, इतना मैंने टेबल लिख दी, अब इसका यूज कैसे करेंगे वो समझा दे रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं यहां एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी पागल मूर्ख हैं, यह असत्य है। अब मैंने ऑप्शन में दे दिया आई सत्य, ओ असत्य, ई शंकास्पद। ये मेरे 3 ऑप्शन हो गए। ठीक, एग्जाम में मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन दे दिया और पूछा है सभी पागल मूर्ख हैं। सबसे पहले सेंटेंस पहचानिए क्या है, ये ए है, और ए को क्या माना है, फॉल्स माना है। तो चलिए, ए फॉल्स होने पे क्या होता है, ई डाउटफुल, ई शंकास्पद सही है, मतलब ये ऑप्शन सही है। अगला आई डाउटफुल, लेकिन इसमें आई को सत्य माना, ये ऑप्शन गलत है। ओ क्या होगा, ट्रू होगा, लेकिन यहां असत्य माना, ये भी गलत है। तो ई शंकास्पद वाला ऑप्शन पे टिक मार के चले आएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। ये हो गया आपका परंपरागत विरोध वर्ग, और ये उसकी सत्यता असत्यता की टेबल है। इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए अपना, ये क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा। अब बाकी चीजें नेक्स्ट टर्म में पढ़ाई जाएंगी।